नमस्कार। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, पर कभी सोचा है कि ये सब हुआ कैसे? आज हम उसी एक ताकत को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हमारे खाने पीने से लेकर हमारे बात करने के तरीके तक सब कुछ बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण की, यानी ग्लोबलाइजेशन की। इसने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को एक नई ही परिभाषा दे दी है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। जो फोन अभी हाथ में है या जो कपड़े पहने हुए हैं, ये चीजें हम तक पहुंची कैसे? मतलब दुनिया के किस किस कोने से गुजरकर? देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना? पर असल में इसी एक सवाल से वैश्वीकरण की पूरी उलझी हुई कहानी शुरू होती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये वैश्वीकरण आखिर है क्या। फिर हम उस इंजन पर नजर डालेंगे जो इसे चलाता है, इसके अच्छे बुरे नतीजों को भी परखेंगे। भारत पर इसका क्या असर हुआ है उसे करीब से जानेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि दुनिया भर में लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये वैश्वीकरण, ये ग्लोबलाइजेशन है क्या भला? अगर वैश्वीकरण को सिर्फ एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है प्रवाह। बिल्कुल एक फ्लो। इसे ऐसे समझिए जैसे दुनिया भर में नदियां बह रही हैं, सरहदों को पार करती हुई। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पैसों की या सामान की नदी नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल चीज है जिसके राजनीतिक, आर्थिक और हाँ, सांस्कृतिक पहलू भी हैं। मतलब ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालता है। और ये जो प्रवाह है ना, ये 4 मेन लेवल्स पर होता है। पहला, विचारों का प्रवाह, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सफर करते हैं। दूसरा, वस्तुओं का, यानी वो सामान जिसका दुनिया भर में व्यापार होता है। तीसरा, पूंजी का, मतलब पैसा जिसे एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जाता है। और चौथा, लोगों का प्रवाह, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में सरहदें पार करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल फ्लो को इतनी तेज रफ्तार मिली कैसे? इसका सीधा सा जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी में। देखिए, सदियों से कुछ बड़े आविष्कारों ने दुनिया को छोटा करने में मदद की है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने विचारों को तेजी से फैलाया। फिर टेलीग्राफ और टेलीफोन आए, जिन्होंने हजारों मील दूर बैठे लोगों के बीच तुरंत बातचीत मुमकिन कर दी। और आज के जमाने में माइक्रोचिप ने तो जैसे कम्युनिकेशन में क्रांति ही ला दी है। हर आविष्कार ने वैश्वीकरण की रफ्तार को और तेज किया है। सच कहें तो इन सभी टेक्नोलॉजीज ने दूरी के मायने ही बदल दिए हैं। आज दुनिया के एक कोने में कोई घटना होती है और उसका असर लगभग तुरंत ही दुनिया के दूसरे कोने में महसूस किया जा सकता है। हम सब एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। तो अब जरा इस जुड़ाव के नतीजों पर बात करते हैं। देखिए, वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं वो बहुत गहरे और अक्सर एक दूसरे के उलट भी हैं। ये एक ही समय में हमें जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, अमीर भी बना सकता है और नई चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ तो सरकारों की भूमिका कुछ एरिया में घटी है, जैसे वेलफेयर स्कीम्स वगैरह। अब सरकारें ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा जैसे जरूरी कामों पर ही फोकस कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी ने इन्हीं सरकारों को अपने नागरिकों पर इतनी नजर रखने की ताकत दे दी है जितनी पहले कभी नहीं थी। अब आते हैं आर्थिक पहलू पर। वैश्वीकरण ने दुनिया भर में व्यापार और इन्वेस्टमेंट को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। विकासशील देशों में लाखों लोगों को इससे रोजगार मिला है। हम जैसे उपभोक्ताओं के लिए मार्केट में चॉइस ही चॉइस है। और हाँ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है। और संस्कृति का क्या? यहाँ भी वैश्वीकरण का डबल असर दिखता है। एक तरफ तो है सांस्कृतिक समरूपता, मतलब हमें हर जगह पश्चिमी, खासकर अमेरिकी कल्चर का असर दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है। जब ग्लोबल कल्चर हमारे लोकल कल्चर से मिलता है तो कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनता है। इसे सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। मतलब हर कल्चर और ज्यादा यूनिक बन जाता है। चलिए अब जरा अपने देश भारत की बात करते हैं। भारत ने वैश्वीकरण को कैसे अपनाया और इसका यहाँ क्या नतीजा निकला? 1991 के बाद से भारत ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलने का फैसला किया गया, जिसे उदारीकरण कहते हैं। बाहर से आने वाले सामान पर जो पाबंदियां थीं, उन्हें हटाया गया। विदेशी कंपनियों को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया गया, जिसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनाए गए। और नतीजा क्या हुआ? हम सब ने देखा।
भारतीय बाजारों में सामान और सर्विसेज की बाढ़ आ गई और नए मौकों और प्रोडक्ट्स की वजह से कई लोगों के जीवन स्तर में एक साफ सुधार देखने को मिला। लेकिन वैश्वीकरण की कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में इसका जोरदार विरोध भी हुआ है और हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन की नीतियों की दुनिया भर में आलोचना हुई है। आपको याद होगा 1999 में अमेरिका के सियाटल शहर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। और इसी विरोध को एक आवाज देने के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम जैसा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना। इसमें कौन है? इसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण के लिए लड़ने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, युवा हैं। ये सब वो लोग हैं जो नव उदारवादी वैश्वीकरण के खिलाफ एकजुट हैं। अब देखिए, इसकी आलोचना भी अलग अलग नजरियों से होती है। जो लोग वामपंथी विचारधारा से हैं, उनका क्या कहना है? उनका तर्क है कि भाई ये वैश्वीकरण कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का वर्ल्ड वाइड कैपिटलिज्म है। और इसका सीधा नतीजा क्या हो रहा है कि अमीर तो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बेचारे और गरीब। और दूसरी तरफ दक्षिणपंथी खेमे की चिंताएं बिल्कुल अलग हैं। वो कहते हैं कि इस वैश्वीकरण की वजह से देशों की, मतलब सरकारों की, अपनी राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ रही है। और एक और बड़ा डर है कि बाहर से जो कल्चर आ रहा है वो हमारी अपनी पहचान, हमारी संस्कृतियों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पे आके रुकते हैं। वैश्वीकरण ने हमें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के जरिए जोड़ तो दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसने हमें इंसानियत के नाते सच में एकजुट किया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।